भारत की मिट्टी से जुड़ी है कबड्डी और कबड्डी से जुड़ी है गांव और कस्बों में रहने वाले लाखों नौजवानों की लाइफ। जैसे ही कबड्डी का यह खेल लोकल से ग्लोबल हुआ, इन नौजवानों के शौक को सपनों के पंख लग गए। – 2014 में शुरू हुई प्रो कबड्डी लीग भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बन गई और कभी गुमनाम रहे राहुल चौधरी रातों रात बन गए पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन कबड्डी। ड्रीम ऑन में अब तक हमने राहुल चौधरी और अजय ठाकुर को स्टार बनते देखा और अब हम देखेंगे कि कैसे इन फर्श से अर्श तक चढ़ने वाले सितारों को देखकर शुरू हुआ एक सपनों का भंवर। ये दास्तान शुरू होती है नशे की लत में डूबे हरियाणा के एक छोटे से गांव रिंढाणा से। हमारे बाबा जी हैं, बाबा प्रेमदास जी महाराज, जिसको हम कबड्डी गुरु बोलते हैं। इस दिन उन गुरुजियों ने पैर रखा ना गांव में आके, उस दिन से पूरा सुधार हो गया। सब ये उनकी देन है। बाबा प्रेमदास ने इस गांव को दी कबड्डी और रिंढाणा की सूरत बदलनी शुरू हो गई। देखे से ये चाचे परखे, एंडी से ये धोरी धुर के, नरवाड़ा की बात निराली, देखे खिलाड़ी दुनिया भर के। बुरी आदतें गुजरा हुआ कल बन गई। अब बच्चों के पास था जीने का एक नया मकसद, कबड्डी। बिना कबड्डी नरवाड़ा के रोटी को न्या पचती, अरे बिना कबड्डी नरवाड़ा के रोटी को न्या पचती। जब बच्चा कोई भी पैदा होता है या 2-3 साल का होता है, जब बोलने सीखता है तो पहले कबड्डी ही बोलता है। रिंढाणा देखते देखते भारत का कबड्डी कैपिटल बन गया। संदीप नरवाल और राजेश नरवाल जैसे न जाने कितने कबड्डी के सितारे नरवालों की धरती से निकले। इन खिलाड़ियों के बीच कोई ऐसा भी था जो इनसे प्रेरणा लेकर बड़े सपने देख रहा था। बचपन में प्रदीप बहुत शरारती था, बहुत तड़बाद करता था। वो नहीं किसी की मानता था, अपनी मर्जी का मालिक था। पहले ये नहीं था, छोटे बच्चे थे, हम स्कूल के जाने से टाइम पे पहले अंटे गोलियां खेलते थे। पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी उस पर। उसका चाचा बोला, भाई तूने होकर मैं इसको कबड्डी में बांट दूं। मैं ठीक है भाई, तो ये पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, थोड़ा इसको कबड्डी में डाल दे। बचपन में कोई खास नहीं था जी, इतना अच्छा परफेक्ट नहीं था जी। वो बात नहीं थी कि भाई यहां तक भी पहुंच जाएगा ये। गांव की गलियों में कंचे खेलने वाले प्रदीप ने बड़े बेमन से कबड्डी के कोर्ट में कदम रखा था। कबड्डी नहीं खेल लेंगे तो उनकी जॉब नहीं लगेगी, तो खेती करनी पड़ेगी, उसमें बहुत परेशानी होती है। तो यही सोचते थे कि कबड्डी अच्छा खेल के अपनी जॉब लग जाए, अपना गुजारा चल जाए, फैमिली का चल जाए, हमारा चल जाए, खेती नहीं करनी पड़े। जहाँ से जैसे कि हम जाते थे खेलने के लिए जाते थे, जो सीनियर होते थे वो बोलते थे कुछ नहीं करेगा तू अपने घर ही रहा कर। एक दिन प्रदीप के चाचा उसे इलाके के मशहूर कोच
नरेश नरवाल के पास ले गए और यही लम्हा साबित हुआ प्रदीप की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। जिस बच्चे को ज्यादातर लोगों ने बिलो एवरेज टैलेंट कहकर खारिज कर दिया था, उसमें नरेश नरवाल ने एक अलग तरह की चमक देखी। हमारी भाषा में बोलते हरियाणवी भाषा में कि पूत के पांव पलने में दिख जाए। वैसे दिखता नहीं कि इतना ताकत होगी इसके अंदर। फिर जब ग्राउंड के अंदर पड़ता है ना, जिस टाइम मान ले मैच हो गया, ग्राउंड में जाएगा, किसी किसी को पता है इसमें कितनी ताकत है। वहां जाने के बाद इतने जोश से खेलता है। नरेश नरवाल की देखरेख में प्रदीप के कोचिंग के शुरुआती दिन आसान नहीं थे। उसको जब ग्राउंड में नहीं जाता तो फिर मैं उसको फिर बोर्ड का छोड़ के आता, फिर उसको वहां उसको बताता उसके कोच को, भाई ये अब उधर आज लुक रहा था, फिर कोच उसको टाई करता। उसको किसी चीज का पता नहीं था। घर से ग्राउंड आया कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। उसको यही इच्छा रहती थी, नहीं और खेलेंगे अभी तो, और प्रैक्टिस करेंगे। ट्रेनिंग बहुत सख्त थी, लेकिन कोच प्रदीप को लगातार इस बात का एहसास दिला रहे थे कि उसमें जो बात है वो बाकी खिलाड़ियों में नहीं। मेहनत रंग लाई और प्रदीप जल्द ही गांव से निकलकर हरियाणा में जूनियर कबड्डी के सेंसेशन बन गए। साल 2014 दुनिया की सबसे बड़ी कबड्डी लीग का ऐलान हुआ। जो पहला सीजन शुरू हुआ ना, उस टाइम प्रदीप 15-16 साल का था। उस टाइम भी मैसेज आया था हमारे पास कि प्रदीप को लेके जाएंगे, तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स भेजे भी थे। तो जो कोच थे, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने प्रदीप तो देखा नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स देखे उनने, वो बोले नहीं 15-16 साल का लड़का कहां खेलेगा, नहीं भाई इसको नहीं, हम नहीं लेंगे इसको, बाहर करो इसको। जब प्रो कबड्डी हम देखते थे बैठ के घर पे, तो ये देखते थे कि जैसे राकेश कुमार है, अनूप कुमार है, राहुल चौधरी है, अजय ठाकुर है, इनको देखते थे। मैं रेड मारता था, मैं इन्हीं को देखता था। मेरा पापा बैठता है मेरे साथ, बोलते था कबड्डी खेलने जब भी फायदा है जब यहाँ तक खेल गएंगे। सीजन 1 में किसी भी टीम ने प्रदीप को नहीं लिया, मगर कोच नरेश नरवाल को यकीन था कि प्रदीप जैसे टैलेंट पर कभी ना कभी किसी की नजर जरूर पड़ेगी। फिर दूसरा सीजन आया, जोगिंदर को तो पता था बहुत अच्छा लड़का, उन्होंने रणधीर कोच साहब को बताया। मैं एक लोकल टूर्नामेंट में गया था, 2 अच्छी डुबकी मारी इसने, प्रदीप ने। मैंने सोचा यार ये लड़का अच्छा बन सकता है, अगर इसको कोचिंग दी जाए, इसको प्लेटफॉर्म मिले तो। रणधीर कोच साहब ने बुला लिया, सीधे साइन करवा दिए। प्रो कबड्डी में जैसे फर्स्ट बार आया, मैं बेंगलोर बुल्स में आता। पहला सीजन तो वही था कि हम टीवी में दिख जाए, 1-2 मैच में हमें अंदर 12 में ले लें या ऐसे ले लें, यही था। प्रदीप नरवाल इस समय रेड पर, पूरा शॉट का डिफेंस और इस बार प्रदीप नरवाल को डैश कर दिया। और यहां पर ऐसा एंकल होल्ड, बिल्कुल टस से मस नहीं प्रदीप नरवाल। प्रदीप ने बुलंद इरादों के साथ पीकेएल में कदम रखा, लेकिन सीजन 2 में ऐसा लगा कि उसके सपनों समेत उसका हौसला भी टूट गया। देखो किसी कारण प्रदीप मान ले बच्चा था, नहीं खेल पाया पहले सीजन में, तो सिर्फ 17 साल का था। थोड़ा उसको ये लाइट लुइट देख के आऊ बाऊ हो गया। सीजन 2 में हम गए जी, तो वहाँ हमारे वो अच्छा मौका भी नहीं मिला जी, मौका मिला तो हम अच्छा कर नहीं पाए। तो हमें लास्ट फिर हमने घर आके सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो हम घर आके अपनी बहुत ही प्रैक्टिस करी हमने। डेब्यू सीजन ने प्रदीप को कड़वी यादें दी, मगर वो उन्हें भूलकर नए सिरे से आगे की तैयारियों में जुट गया। अधूरा होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे, है चाह तो है रास्ता,
सीजन 3 में आकर प्रदीप की टीम बदली, लेकिन सवाल यह था कि क्या जर्सी के साथ किस्मत भी बदलेगी। उसके कानों में गूंज रही थी कोच नरेश नरवाल की एक ही बात, कामयाब वही होते हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। इस रेड में पॉइंट नहीं मिला तो प्रदीप आउट हो जाएंगे। सीजन 3 में एक और दिल्ली का टीनेजर पवन सहरावत अपने हाथों अपनी तकदीर लिखने में जुटा था। जब उसने अपने डेब्यू मैच के लिए मैट पर कदम रखा तो उसकी आंखों में तैर रही थी अपने परिवार के संघर्ष की कहानियां। मेरा जीवन तो एक किस्म से नरक रहा है। मैंने फैक्ट्री पठानकोट में लगाई, कंदरौड़ी में लगाई, लेकिन वो फैक्ट्री में नुकसान होता रहा। मैंने वो कम से भी कम 10 जगह लगाई। फिर आखिर मान के बवाना में एक और भारी नुकसान हुआ। मैंने सोच लिया कि भाई सिर भी हो गई कि अब तो तू इसको बिल्कुल छोड़ दे। जो साथी थे, जो नजदीक के थे, उनने भी साथ देना छोड़ दिया। मैंने जो कमाया था वो भी खो दिया। जो बुजुर्गों ने मेरे से कमा के मेरे लिए छोड़ के गए थे वो भी खो दिया। मैंने तो ये सोच लिया कि तूने जिंदगी अपनी खत्म कर दी है, क्योंकि पैसा के बगैर दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। उस टाइम हालात तो खराब हो गए थे, पर बच्चे भी हमारे समझदार थे, इसीलिए जो भी जरूरत होती थोड़ी ही अपने चाहे कमी कर देते, उनके लिए हम जरूर कहने से पहले ही सोच लेते कि बच्चे को इस चीज की जरूरत है। मुझे एहसास स्कूल लाइफ से हुआ। गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ रहा था, तो जो ड्रेस कोड होता है जो स्कूल का, तो उसमें जैसे बटन्स होते हैं तो वाइट कलर के होते हैं। तो मेरे 1-2 बटन चेंज थे, तो स्कूल में जाते टीचर ने क्लास लगा दी कि भाई क्या चल रहा है कि ये अलग कलर का तेरा ये बटन है, तो क्यों इसको ऐसा क्यों कर रहा है। या तो नया शर्ट लिया। मैं घर जाते अपनी मम्मी को सुनाने लग गया। क्या हुआ बेटा, तो क्यों है कि क्या मम्मी ये शर्ट कम से कम नई शर्ट दिला दो, ये नहीं है मुझे ये पहननी नहीं है, दूसरी शर्ट दिला दो। बेटा कोई बात नहीं, इस टाइम यही बटन था, मैंने ये लगा दिया, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसा गलत नहीं लगाऊंगी। मड़ी ही स्थिति अपनी मड़ी ही डाउन है, आगे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने शर्ट चेंज नहीं कराई, तो मुझे पता ही चल गया कि हाँ ठीक है फाइनेंस प्रॉब्लम है। तो वहीं से मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि दिक्कत में चल रही है फैमिली। नहीं थी वो स्थिति कि भाई एक बटन भी डाल सके। इस बच्चे ने ना तो जिंदगी में किसी बात की इसने खास चॉइस करी कि भाई नहीं मैं तो ये लूंगा तभी जाऊंगा, नहीं, जो मैंने इसको दे दिया उसी में ये संतुष्ट रहा। और ये इनको जरूरत महसूस नहीं होने दी कि भाई गरीब मैं हूं, थारे लिए गरीब नहीं हूं। मेरी हमेशा ये सोच रही है कि भाई हो सकता है वो आज आकर मेरे से 10 रुपए की चीज मांगे और मेरे पास 10 रुपए ना हो, तो मैं उसको ये नहीं कहता था तेरे को नहीं मिलेगी चीज, तो तेरे को मिलेगी। आज तो नहीं मिला, शायद कल मिल जाएगी, तो ले आगे दे देता था। अब नहीं होगा। अगर असली माँ बाप का जो कर्तव्य है उसमें दुख अपने अंदर रखना चाहिए। बेइंतहा तकलीफें झेलने के बावजूद पवन के पिता ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। बचपन में मेरा एक नॉर्मल डे ऐसे बीतता था कि जब मैं कबड्डी खेलता भी नहीं था कि मेरे पापा मुझे जल्दी उठा देते थे, क्योंकि यही था कि वो सुबह घूम के आओ। मेरे जो पिताजी थे वो आर्मी मैन थे और वो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा सख्त रखते थे, चाहे काम हो या ना हो, आप 4 बजे स्टैंड अप। लेकिन मैं उठने में पवन से भी कमजोर था, तो मेरे को पता था कि मैं तो ये गलती कर चुका हूं,
आने वाला तो बच्चा ना करे, तो इसको 5 बजे तो मैं घर से निकाल देता था, चलिए मेहनत करिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो भविष्य में कुछ पाएंगे, नहीं तो मेरे की ढाल या तो चाय बेचेंगे या कहीं ड्राइवरी करेंगे। तो वह जब इसको घर से हम लेके जाते थे तो यहाँ से खेत तक दौड़ते हुए ले जाते थे, फिर जो खेती का काम होता था जिस लायक ये था वो काम भी हम इससे लेते थे, और बाकी तो मेहनत इसकी अपनी थी, जो ये कर रहा था वो कर ही रहा था। उसके बाद में फिर ये एक वहीं आजादपुर स्टेडियम लगता है, वो वहां शिव कुमार मान थे खेड़ा से, ये आहिस्ता आहिस्ता उनके पास सेट हो गया। मैंने कहा अगर रेगुलर आएगा तो मैं इस पर काम करूंगा, ये नहीं 2 दिन नहीं आया 4 दिन आ गया, ऐसे नहीं। इसका ये रिकॉर्ड रहा है, भले ही बारिश हो रही हो लेकिन ये ग्राउंड पर जरूर आया। हिंदुस्तान में पहली एकेडमी है जो कबड्डी खिलाने के या किसी तरह रेजिडेंस रहने के लिए उनसे एक छोटा पैसा किसी से चार्ज नहीं किया जाता है। और अगर मैं भी औरों की तरह 5 या 10 हज़ार रुपये महीने में लेता, जैसे लोगों ने प्रोफेशनल बना लिया है, नाम हो गया है और बहुत से लोग लाखों रुपए कमा रहे, तो हो सकता है पवन जैसे लड़कों को मौका नहीं मिलता। जब ये 9th क्लास में हो गया तो मैंने इसको अंडर 19 में डाल दिया, दिल्ली की ट्रायल हुई, उसमें इसका सिलेक्शन हुआ। नदी में तलब है कहीं जो अगर मैच खेलते खेलते दिल्ली की टीम फाइनल पहुंच गई, तो हाफ टाइम में हम 9-6 से पिछड़ रहे थे और वहां मुझे ये लग रहा था हमारी टीम हार जाएगी। और ये बार बार जब भी मेरे पास बैठा था, सर जी मेरे को मौका दो, मैंने कहा चल आओ। और उस मैच को इतना बढ़िया, लगातार इसने 7 पॉइंट लिए और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 7 पॉइंट 6 पॉइंट लेना कोई मतलब आसान काम नहीं है, वो भी एक फाइनल खेल रही थी टीम। और वहाँ से इसका जो है ना मोटिवेशन होया और इसको हौसला होया कि मैं भी एक इस लेवल का खिलाड़ी बन सकता हूँ। पीकेएल सीजन 1 आया तो श्योर कि मैं कबड्डी खेलता हूं तो मैं सीजन को फॉलो करूंगा, मैं देखूंगा। तो मैं यही था कि सीजन देख रहा था, बस राकेश, मंजीत छिल्लर, नवनीत गौतम, अजय ठाकुर, ये सभी प्लेयर खेल रहे थे। तो मुझे याद था, सोच रहा था कि हाँ भाई ये इतने बड़े पीकेएल में खेल रहे हैं, इस जगह खेल रहे, क्या कभी मैं भी इनके साथ खेल पाऊंगा। सपना जहां दस्तक न दे, चौखट थी वो आंखें मेरी। मॉर्निंग प्रैक्टिस करके मैं तो सो रहा था, तो रणधीर सर की कॉल आई, बाय फेस में मिला नहीं था सर से। सर की कॉल आई, स्टेडियम में आ जाओ, तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा हूँ, मैं प्रो कबड्डी के लिए तुझे बुलाने लग रहा हूँ और आ जाओ आप। तो मैं भाग के स्टेडियम में गया, तो जाते ही मैंने अपना जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने साइन किया। मेरा 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम। हम पे सितारों का एहसान हो, पूरा अधूरा हर अरमान हो। उस समय 4 लाख रुपए की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि फैमिली में पहले ही फाइनेंस प्रॉब्लम थी, तो मैं जॉब लगा था तो कुछ तो प्रॉब्लम सोल्व हुई थी। तो खुशी थी, घर में घर वाले भी काफ़ी खुश थे कि अच्छा हो रहा है, कि अच्छा टाइम आ रहा है, कि पवन जो फाइनेंस प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। बड़ा भाई वो अब तक स्टडी कर रहा है, एमए क्लियर कर रहा है, तो छोटा हूँ मैं घर में। तो ये था कि भाई फाइनेंस प्रॉब्लम जो जिस चीज़ के लिए पवन ने इतना टाइम लगाया, स्पोर्ट्स में मैंने इतने साल दिए, वो स्पोर्ट्स पवन के अब काम आ रहा है। फिर लड़ेगा दिल दो जहानों से। ये परिवार मैंने पिछली 4 पीढ़ियों से देखा है। इस परिवार में ना तो हमारा पिताजी बेईमान था, ना हमारा दादाजी बेईमान था। तो मैंने ये देखा था कि ईमानदारी 4 पीढ़ी के बाद आकर जीतनी शुरू हुई है।
4 पीढ़ी बेचारी गरीबी में टोटे में यहाँ काट कर चली गई। उनके पास जो ना जूती भी नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा कि ईमानदारी पवन के कारण मैंने जीतती हुई दिखाई दी। मेरी सोच ये है कि भाई पवन के कारण आगे ये खानदान चल जाएगा, नहीं तो अब ये खत्म होने ही वाला था। प्रो कबड्डी ने हमारी जिंदगी तो पूरी ही बदल दी। पहले हमारा ये घर दिख रहा है, अब का दिख रहा है, उसमें न्यारा बदलाव दिख रहा है। इसी के आंसू तो वो तो आ ही जाते हैं, झलक जाते हैं। उस दिन दिखा, पूरी रात को नींद नहीं आई कि मेरा बेटा टीवी में दिखा है, तो बहुत अच्छा लगा। ये जो जंप है वो 100 पॉइंट्स के बराबर है। ये जो मेरे लिए हुआ एक मतलब गॉड गिफ्ट ही है। पीकेएल सीजन 3 में दुनिया ने पवन जैसे यंग टैलेंट की चमक देखी, मगर सीजन की सबसे बड़ी कहानी कुछ और थी। जब सीजन 3 शुरू हुआ तब किसी को अंदाजा नहीं था कि जर्सी बदल चुका एक गुमनाम खिलाड़ी इतिहास बदलने को तैयार है। प्रदीप सिंह बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब वो प्रो कबड्डी सीजन 3 में पटना के लिए खेला तो वो बहुत ही नया टैलेंट था। मैंने उसको प्रैक्टिस पे देखा तो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस में वो अपना काम बखूबी करता था। सो मेरी कोच से बात हुई कि कोच साहब ये लड़का ऐसा है कि आने वाले टाइम में तबाही मचा देगा मैट पे और अपनी एक छाप छोड़ के जाएगा अपनी गेम की। बहुत ही जबरदस्त। सीजन 3 की शुरुआत प्रदीप ने एक अलग खिलाड़ी के रूप में की, जिसके पास थी डुबकी जैसी यूनिक स्किल। डुबकी एक कबड्डी में बहुत पुरानी स्किल है। वो स्किल जो लुप्त हो चुकी थी कबड्डी से, वो प्रदीप लेके आए। जब भी करता था तो प्रदीप पकड़ा ही नहीं जाता था, किसी भी टीम से भी नहीं पकड़ा जाता जब वो डुबकी मारता है। जितनी भी डुबकी मारता था, जैसे 20 डुबकी मारता था, मैं 1-2 बार ही ठहरता था, नहीं तो मैं 18 बार तो निकल ही जाता था। मैच दर मैच प्रदीप नरवाल रेट पॉइंट्स की झड़ी लगाते रहे और सीजन 3 में पटना पायरेट्स का सफर फाइनल तक जा पहुंचा। वो पूरा सीजन हम देखें तो प्रदीप ने अकेले अपने दम पे ट्रॉफी जीत के दी पटना पायरेट्स को, और उस सीजन में बहुत ही अच्छा खेला प्रदीप नरवाल। जो एनर्जी उसने फर्स्ट मैच में दिखाई थी, वो एनर्जी उसने फाइनल मैच तक दिखाई। प्रदीप ने पटना पायरेट्स को चैंपियन ही नहीं बनाया, बल्कि खुद बन गए सीजन 3 के सबसे कामयाब रेडर। खास बात यह रही कि रेड पॉइंट के मामले में उन्होंने अपने हीरो तक को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों के ताने, परिवार वालों की नाराजगी और कोच की पिटाई सब पीछे छूट गए, क्योंकि प्रदीप अब बन चुके थे कबड्डी के नए सुपरस्टार। थर्ड सीजन में वहाँ पे मेरी नी में इंजरी हो गई। मैं एक बार तो मैंने सोच लिया कि कबड्डी को अलविदा कहने का मेरा टाइम आ गया। मैं रेसलिंग करता था, इंटरनेशनल बनने की बहुत इच्छा थी। कुछ भी हमारे पिताजी का एक ड्रीम है या सपना है, उनको लगता था कि यार जो अगर मैं कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे इसको करें। सिद्धार्थ और सूरज है ना, और दोनों राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। मैं इतना सीरियस नहीं था कि मुझे ऑक्शन में मुझे कोई लेगा नहीं, लेकिन मेरा भाई का हो जाए सिर्फ, क्योंकि वो 6 साल से ट्राई कर रहा है। माझी पोरं म्हणजे कॅमेऱ्यात लावणार आणि मला काय नाही।